नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सीएम त्रिवेंद्र ने पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की और पशुपालन विभाग का टोल फ्री नंबर 1800-120-8862 का शुभारंभ किया। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए प्रतिमाह समीक्षा की जाए। कृषि, पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कोऑपरेटिव बनाया जाए। दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था घरों तक की जाए और उत्तराखंड में महिलाओं को हर दिशा में अच्छा कार्य करने का मौका मिल रहा है। महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, यह भी कहा। महिलाएं हर दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इसके साथ ही सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कई अहम मसलों को लेकर बातचीत की। पशुपालन विभाग का जो टोल फ्री नंबर है वो टोल फ्री नंबर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए प्रतिमाह समीक्षा की जाए। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। फहीम, स्वरोजगार से लेकर महिलाओं के उत्थान तक हर पहलू पर समीक्षा बैठक के दौरान में नतीजे क्या कुछ रहे जो सीएम के समक्ष थे? फहीम से हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, फिर प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में महिलाएं हर दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। यह भी सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। में फहीम, समीक्षा बैठक के दौरान में क्या कुछ नतीजे रहे? देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है पशु चिकित्सा विभाग का, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम देख रहे हैं रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए किसानों की और ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और ऐसे में समस्याएं भी बहुत होती है। तो जो टोल फ्री नंबर है ये काफी महत्वपूर्ण है। संपर्क फिर से टूट चुका है हमारा फहीम से। उनतीस नवंबर को सीएम त्रिवेंद्र का डोईवाला दौरा है और सूर्यधार डैम का सीएम त्रिवेंद्र करेंगे लोकार्पण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है सूर्यधार डैम। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर सूर्यधार बांध का नाम होगा। सूर्यधार डैम से दर्जनों गांवों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी की मूर्ति का भी लोकार्पण यहां सीएम करेंगे। तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सूर्यधार जलाशय का लोकार्पण करेंगे और उसमें संभवतः हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं वो भी उसमें सम्मिलित होंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जो सूर्यधार डैम का जो निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरगामी जो उनकी दृष्टि है उसको देखते हुए उन्होंने एक तो आपको मालूम हो एक सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और पर्यटन के लिए, और उन्होंने एक चीज़ और जोड़ने का प्रयास किया है कि उसमें फिशिंग का भी प्लान है उनका। उस दिन वो फिश भी छोड़ेंगे उसमें। उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को करेंगे। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर ये जो डैम है वो तैयार होगा। उन्हीं के नाम पर ये बन रहा है। सूर्यधार डैम का सीएम त्रिवेंद्र लोकार्पण करेंगे। महेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। महेंद्र, 29 तारीख को लोकार्पण का कार्यक्रम है, तैयारियां कहां तक पहुंची है डैम की? जी देखिए, तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री की ओएसडी धीरेन्द्र पवार लगातार
इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी जोर शोर से इसमें तैयारियां चल रही हैं और 29 तारीख को जनता को यह डैम समर्पित किया जाना है। जी, किस किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा ये वहां के ग्रामीणों को? कि देखिए, लगभग 18 से 20 गांवों को पेयजल की समस्या से मतलब 2-4 नहीं होना पड़ेगा, पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र की जो सिंचाई की समस्या है वो भी पूरी तरह से मतलब भरपूर उन खेतों को पानी मिलेगा। जी। साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी इस डैम को बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी का इसलिए ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। जी, लगभग कितनी लागत आई है इस डैम के निर्माण कार्य पर? इसमें 50 करोड़ से अधिक की लागत आई है और काफी इंटीरियर क्षेत्र में यह डैम बना है और इस डैम के बनने से उस गांव तक पूरी सड़क मार्ग बन जाने से उस गांव के लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा। जी, मतलब विकास भी लोगों के गांव तक पहुंचेगा, सुविधा भी पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। और देहरादून राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को एम्स में भर्ती कराया गया है और क्योंकि कोरोना पॉजिटिव वो हुई थी, ऐसे में उनकी तबियत को देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेबी रानी मौर्य को देखभाल के लिए एम्स में भर्ती किया गया। इससे पहले वो राजभवन में ही आइसोलेटेड थी। राज्यपाल की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल भी गठित हुआ। एम्स प्रशासन ने 5 डॉक्टर्स का पैनल गठित किया है। हमारी गवर्नर महोदया करीब 12:15 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आई थी, जो कि कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर से उनको सीधा सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया था और फिर उनको एडमिट कर लिया गया है कोविड एरिया में। एट प्रेजेंट उनकी सारी टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। इवैल्यूएशन अभी भी टीम्स के द्वारा जारी है। इस संबंध में एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी डेली गवर्नर महोदया को देखेगी और जो भी उनकी प्रोग्रेस होगी उससे अथॉरिटीज़ को अप्लाई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 71,000 के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटों के ही आंकड़ों की बात की तो 376 नए मरीज सामने आए। राज्य में अब तक 65,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 4,298 कोरोना के एक्टिव केस। राज्य में अब तक 1162 कोरोना मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 4,298 कोरोना के एक्टिव केस, 1162 कोरोना मरीजों को अब तक मौत के मुंह में समाना पड़ा इसी कोरोना के चलते। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 71,000 के पार हो चुका है। उत्तराखंड राज्य कोरोना के मामलों में सबसे पीछे था, लेकिन अब लगातार दौड़ में बने हुए है। उत्तराखंड में बगैर कोविड टेस्ट के एंट्री पर बैन है। दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच जरूरी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रवेश मिलेगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर लौटना होगा वापस। 4 दिनों में 12 पॉजिटिव लोगों को वापस भी भेजा गया। और पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। राशन डीलर के घर पर हुई लूट का पर्दाफाश हुआ। एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। आरोपी के 3 साथी अब भी फरार। भगवानपुर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को दिया था लूट की वारदात को अंजाम। सोनी निवासी नया बस भगवानपुर के द्वारा थाना भगवानपुर पर यह सूचना दी गई कि उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर उसके घर में लूट हुई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भगवानपुर की टीम और सीआईओ रुड़की की टीम ने संयुक्त प्रयासों से
उस घटना के मुख्य सूत्रधार आशु सनफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब व अन्य नकदी बरामद की है। उसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में उसने 3 अन्य साथियों को शामिल किया था, जिनके नाम क्रमशः पारुल, सन्नी और विशाल है और जो सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। उन 3 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। सुनील पटेल हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुनील, पूरी जानकारी चाहेंगे अपडेट के साथ। सुनील, इस पूरे मामले में अपडेट के साथ जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, भगवानपुर थाना क्षेत्र के का पूरा मामला है, जिसमें कि राशन डीलर के घर पे जो है लूट हुई थी, जिसमें पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बताया है कि उसी के पास काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो सूचना दी गई थी और उसी के जानने वाले वहां पर आए थे, जो लोग की घटना को अंजाम देकर निकल गए थे। जिसके बाद जो वहां पर राशन डीलर था उसके भतीजे ने उनको पहचाना है, उनको पहचान के उन्होंने बताया है पुलिस को, सीसीटीवी कैमरा में देखा है कि ये वो लोग हैं। जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जो खुलासा किया गया है। चले, बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा ऐलान, 2024 में राजनीति से ले लूंगा संन्यास। राहुल गांधी के पीएम बनने के बाद छोड़ दूंगा राजनीति। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर किया ऐलान। मंत्र सुबोध उनियाल में भी राजनीति छोड़ने की दी थी सलाह। अब हरीश रावत ने भी ट्वीट कर राजनीति छोड़ने की बात कही। इन दिनों राज्य से लेकर दिल्ली तक जारी है कांग्रेस में अंदरूनी कलह। हरीश रावत के नेतृत्व में 2017 में बुरी तरह से हारी थी कांग्रेस और विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को 70 में से 11 सीटें मिली थी। इसके बाद से कांग्रेस के कुछ अंदरूनी लोग के निशाने पर हैं हरीश रावत। और आमतौर पर हरीश रावत अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखते रहे हैं। एक बार फिर से फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसमें वो लिख रहे हैं कि 2024 में वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बड़ा ऐलान है कि 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वो संन्यास ले लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट पर बोले बंशीधर भगत, हरीश रावत जीवन भर राजनीति में रहने के लिए इच्छुक हैं। ना ही राहुल गांधी पीएम बनेंगे, ना कभी हरीश रावत राजनीति से संन्यास लेंगे। पूरे देश में पीएम मोदी की जबरदस्त लहर है। बिहार चुनाव और अन्य चुनाव में जो परिणाम आए वो उसका प्रमाण है। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। मुझे लगता है उनका मन संन्यास लेने का नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। वहीं पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से अब भाजपा में बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ही अब स्थानीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, जिसके चलते आज बालावाला इंटर कॉलेज में एक सभा का भी आयोजन हुआ और फैसला लिया गया कि 2022 में पार्टी हाईकमान से स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट देने की मांग की जाएगी ताकि इस इलाके का विकास हो पाए। समस्या है उनके निराकरण के लिए ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कुछ समस्याएं क्षेत्र में पेंडिंग थी, सड़कों की हो चाहे दूसरी समस्याओं, जन समस्याओं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, इसलिए जनता के आक्रोश को
सही दिशा में ले जाने के लिए बैठक रखी गई ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाए। समस्या खासकर हमारे अंदर की जो ये आंतरिक सड़कें हैं हाईवे को छोड़कर, तो आंतरिक सड़कें बहुत ख़राब हैं। बरसात से पूर्व गर्मियों के सीज़न में कई जगह पानी की पेयजल की लाइनें डली हैं, खुदाई हुई है, तो उस समय ये कहा गया कि तुरंत बरसात शुरू हो गया जी, बरसात के बाद इसको ठीक करा दिया जाएगा। तमाम हमने विभाग अधिकारियों से संपर्क किया, मिलके क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने, जागरूक लोगों ने। तो अब विभाग में जाकर ये कहा जाता है जी कि हमने बजट PWD को दे दिया है। PWD से संपर्क किया जाए तो उनका कहना होता है जी वहाँ से अभी पैसा नहीं आया, हम कहाँ से बनाएं। अब ये बरसात को गए हुए भी 2-3 महीने हो गए हैं, तो विशेषकर वो है। और बाकी जो यहाँ पर आपने सुना होगा, सभी वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और रुड़की में अज्ञात वाहन से कुचलकर 2 मासूमों की मौत, वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद परिवार में मचा है कोहराम। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। दुकानों को सामान लेने गया हूँ, कार्तिक आदित्य, उसके बाद में टक्कर मार के भाग जाओ। बच्ची हमें पता था अपने बच्चे के दौड़ से भाग देता। बच्ची इंसान मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। 2 बच्चे हैं, एक आदित्य है, एक कार्तिक है। एक की उम्र 9 साल है, एक की 12 साल है। तो इसमें जो सूचना आई थी कि किसी अज्ञात वाहन ने जो है एक्सीडेंट कर दिया है इनका, तो मौके पर पुलिस गई, इनको जो था हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाद में पता चला कि इनकी डेथ हो गई है। और इसमें जो है हमने पंचायतनामा अपना कर दिया है, PM इनका करके बॉडी जो है इनके गांव में आ गई है ताकि अंतिम संस्कार हो पाए। और पुलिस जो है अभी तहरीर का वेट कर रही है, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करके जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जाएगा। सुनील पटेल हैं संवाददाता। सुनील, मामले में पुलिस ने अब तक आगे क्या कुछ कार्रवाई की है? मुझे बिल्कुल बताना चाहूंगा, छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे जो साइकिल चलाते हुए रोड पर घूम रहे थे, एक अज्ञात वाहन ने आकर के पीछे को टक्कर मारी, वो कुचल के वहां से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद इन दोनों बच्चों की शव को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। उनकी जांच निकाल दी किसके बच्चे हैं, तो वही पता लगता है कि एक लेहबोली गाँव पड़ता है मंगलौर कोतवाल क्षेत्र के अंदर ही। वहाँ पर बट्टे पर जो है इनके जो माँ बाप है वो काम करते हैं। उनके मासूम जो 2 मृतक मासूम बच्चे हैं वो उन्हीं के बच्चे थे। जिसके बाद पुलिस ने उनकी जांच पड़ताल की और जो वाहन है, वाहन स्वामी जो है वो दोनों वहां से जो फरार हो जाते हैं। जिसके बाद अभी तक पुलिस जो है तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस तलाशी का ये बात कर रही है, उसके अलावा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहाड़ों में आकस्मिक सेवाओं पर सुधार लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। पौड़ी पहाड़ी जिला है और पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सुधार करना बहुत ज़रूरी है, और जिसे को देखते हुए जनपद के सभी अस्पतालों का सर्वे भी किया जा रहा है। आकस्मिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि जो हमारी जन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं यहाँ पे, वो जो हैं समस्याओं को दूर करूँ मैं। जो जन स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में उनको बढ़ाऊँ, है ना। उसमें क्या है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की कमी है उनको बनाना। फिर मैन पावर, जो मैन पावर की जहाँ पे कमी है उस मैन पावर को हमें मोबिलाइज करना है। जहाँ पे वो काम नहीं आ रही है, जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है हो सकती है, उस मैन पावर